तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। पिछले कालखंड में हमने ये जो पाठ है, ये यूनिट को प्रारंभ किया था, उसी को एक बार थोड़ा सा दोहराते हुए आगे कंटिन्यू करूंगी। पहला है मैंडलीफ का आवर्त नियम। मैंडलीफ की आवर्त सारणी कल हम लोग पढ़ रहे थे। इसी में मैंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह मैंडलीफ का आवर्त नियम है। मैंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा, पहला आवर्त और दूसरा वर्ग। आज हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। मुख्य बिंदु के अंतर्गत मैंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले हम आवर्त की विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, आवर्त सारणी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 आवर्त हैं। और ये 1, 2, 3 इस तरीके से कल मैंने आपको बताया था, 1 से लेकर के 8 तक और ये 0 समूह। इस तरीके से 9 वर्ग हैं, जिसमें से 1 से 7 वर्गों को अपन ने मैंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार, आवर्त सारणी के अनुसार ए और बी दो भागों में बांटा था। अब विशेषताएं, आवर्त की क्या विशेषताएं हैं? जिसमें आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये हरे रंग से ये जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये अधातु हैं। ये गुलाबी रंग से जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, ये धातु हैं। और ये ब्लू कलर के जो तत्व दिखाई दे रहे हैं, वो उपधातु हैं। तो मैंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता ये है कि जब उन्होंने आवर्त में, जैसे ये आवर्त लिया, मान लीजिए ये दूसरा आवर्त है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 तत्व हैं। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनमें धात्विक गुणों की धीरे धीरे कमी आती है और अधात्विक गुण धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम ये अधातु है, बोरान उपधातु हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन ये सारे अधातु हैं। आप किसी भी आवर्त में देख सकते हैं, आवर्त यानी यहां से यहां तक आप देखिए, ये धातु है, धात्विक लक्षण धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये उपधातु हो गया और उसके बाद ये अधातु। यहाँ पे देख लें, ये भी धातु है, धात्विक लक्षण धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये उपधातु और ये अधातु। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, इसमें धात्विक लक्षण धीरे धीरे कम होते जाते हैं और अधात्विक लक्षण बढ़ते जाते हैं जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। तो दूसरा, क्षारीयता। शुरू के जो तत्व हैं ये प्रबल क्षार होते हैं और धीरे धीरे इनकी क्षारीयता कम होते जाती है और अम्लीयता बढ़ते जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोडियम प्रबल क्षार है और हाइड्रोजन, हीलियम, इधर से फिर बढ़ रहे हैं हम, सोडियम, मैग्नीशियम ये प्रबल क्षार हो गए और क्षारीयता धीरे धीरे कम हो गई। एल्यूमिनियम इससे दुर्बल क्षार, और यहाँ पे अम्लीयता बढ़ रही है, तो क्षारीयता का गुण धीरे धीरे कम होते जाता है और अम्लीयता का गुण बढ़ते जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। जैसे सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है और सोडियम ऑक्साइड बनाता है।
जब सोडियम का ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सोडियम प्रबल क्षार है, क्योंकि हमें मालूम है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीयता का गुण धीरे धीरे कम हो रहा है और अम्लीयता का गुण धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा धात्विक लक्षण कम हुए, अधात्विक लक्षण बढ़े। क्षारीयता ये आवर्त वाले जो तत्व हैं इनकी क्षारीयता अधिक है और इनकी क्षारीयता कम हो जाती है। इसके पश्चात संयोजकता हम देखें तो संयोजकता सोडियम एक संयोजी, मैग्नीशियम द्विसंयोजी, मतलब प्रथम आवर्त के प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं ये एक संयोजी हैं, द्वितीय वर्ग के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व द्विसंयोजी हैं, त्रिसंयोजी। इस तरीके से संयोजकता बढ़ रही है। इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। इन तत्वों को जैसे लिखने के लिए हम रोमन लेटर में लिखते हैं। तो जो प्रथम आवर्त है इसकी संयोजकता 1 होती है, द्वितीय आवर्त इसकी संयोजकता 2 होती है, तृतीय आवर्त इसकी संयोजकता 3, चतुर्थ आवर्त इसकी संयोजकता 4। इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी संयोजकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब इसका एक एक एग्जांपल भी ले लेते हैं हम। जैसे लिथियम, पहला लिथियम हाइड्रोजन के साथ मिलकर के लिथियम हाइड्राइड बनाता है प्रथम समूह में और पहले आवर्त में। दूसरे आवर्त में जब हम जाते हैं तो लिथियम के बाद बेरिलियम हाइड्रोजन से क्रिया करके बेरिलियम हाइड्राइड बनाता है, संयोजकता 2। तीसरा बोरान, चौथा कार्बन, इसके बाद नाइट्रोजन 3, फिर पानी और क्रमशः हम देखते हैं। ये हो गया लिथियम की संयोजकता 1 है जो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके लिथियम हाइड्राइड बना रही है, LiH। इसके बाद बेरिलियम, इसी द्वितीय आवर्त का द्वितीय सदस्य बेरिलियम BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड बना रहा है। इसके बाद बोरान B2H6, फिर कार्बन CH4, फिर नाइट्रोजन NH3, इसके बाद ऑक्सीजन H2O, फिर फ्लोरीन HF, यहाँ पे HCl, यहाँ पे हम HF भी कर सकते हैं अगर हम द्वितीय आवर्त के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए। तो ये हो गया संयोजकता के बारे में। इसके पश्चात इनके ऑक्साइड्स का मैंने बताया था। ये ऑक्साइड्स जैसे संयोजकता धीरे धीरे बढ़ रही है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे और ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स पानी में घुल के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और प्रबलता हम देखें तो हमें पता है कि प्रथम आवर्त के जो ये सदस्य हैं प्रथम आवर्त के सदस्य ये प्रबल क्षारीय होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्षारीयता का क्रम, जब हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे तो क्षारीयता का क्रम कम होते जाएगा, प्रबल क्षारीय से दुर्बल क्षारीय, फिर उभयधर्मी, उसके बाद दुर्बल अम्लीय और
बाद में प्रबल अम्लीय। तो हमने ये देखा कि जब हम किसी भी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्षारीयता धीरे धीरे कम होती जाती है और अम्लीयता बढ़ती जाती है। इसके पश्चात वर्ग के बारे में बताना चाहूंगी। ये तो आवर्त की विशेषताएं हो गई जो हमने अभी पढ़ा। इसके बाद वर्ग। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में वर्गों को दो भागों में बांटा था, ए और बी। प्रथम ए, प्रथम बी, द्वितीय ए, द्वितीय बी, तृतीय ए, तृतीय बी। इस तरीके से 7 तक जो वर्ग हैं, जो समूह हैं, ग्रुप हैं, इन्हें ए और बी दो दो भागों में बांट दिया। 8वां समूह, इसमें इन्होंने त्रिक बनाया था, लेकिन इसे ए और बी उपवर्गों में विभाजित नहीं किया है। मेंडलीफ के समय अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो पाई थी, लेकिन जब बाद में अक्रिय गैसों की खोज हुई तो उसे उन्होंने 9वां समूह, जिसे हमने शून्य समूह कहा, शून्य समूह में रखा था। तो आवर्त की विशेषताओं के बाद हम वर्ग की विशेषताएं पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो वर्ग बनाए हैं वो 9 वर्ग हैं, जिसमें पहला से लेकर के, अभी मैंने आपको बताया, पहला ए, पहला बी से लेकर के 7 तक, 7th ए और 7th बी, इस तरीके से 7 वर्ग बनाए थे। 8वां वर्ग को ए और बी में विभाजित नहीं किया है और इसके बाद फिर शून्य समूह आता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि वर्ग की क्या विशेषता है। वर्ग की विशेषता देखना है तो हमको पता है कि ये वर्टिकल लाइंस जो है ये वर्ग कहलाती है। ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। अब आपको ये भी बता दूं कि इसमें ए और बी कहाँ पे उपस्थित है, स्थित है। मेंडलीफ ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया था, उस पीरियोडिक टेबल में ये प्रथम ए वर्ग के सदस्य बनाए, इसके बाद उन्होंने लिखा द्वितीय ए वर्ग के सदस्य, और तृतीय ए से जो सदस्य हैं तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम और शून्य समूह तक, ये यहाँ पे उपस्थित है। इसके बाद प्रथम ए ये है, इसका प्रथम बी, द्वितीय ए, द्वितीय बी। ठीक है, फिर ये तृतीय ए से लेकर के ये 7वें समूह तक हो गए, और ये तृतीय बी से लेकर के ये 7वें समूह तक हो गया। इस तरीके से इन्होंने अपने वर्गों को व्यवस्थित किया था। अब इनकी विशेषताएं, अगर हम कोई भी एक वर्ग को देखें तो हमें ये पता, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो पदार्थ में, तत्वों में, अगर हमें एक समूह पता चल जाए तो उससे उनके पूरे गुणों के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के लिए लेते हैं प्रथम समूह। तो प्रथम समूह में जो सदस्य हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये जो पूरे सदस्य हैं ये प्रथम समूह या प्रथम वर्ग के तत्व कहलाते हैं। अब इन तत्वों का अगर हम विशेषता देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये सारे के सारे सदस्य S उपकक्ष के सदस्य हैं और NS1 का मतलब बाहरी कक्ष में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। तो इस तरीके से ये सब प्रथम समूह के सदस्य जो दिख रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे के सारे जो सदस्य हैं इनमें
देखेंगे परमाणु भार धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मैंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज बाद में जे थॉमसन ने किया था। तो तत्वों को केवल परमाणु भार के आधार पे ही व्यवस्थित किया गया था। तो हम ये देखते हैं कि एक समूह के जो सदस्य होते हैं, एक वर्ग के जो सदस्य होते हैं, ये सारे के सारे सदस्य, इनका परमाणु भार धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और हर पदार्थ, हर तत्व का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये NS1 पे समाप्त हो रहा है। अब हाइड्रोजन परमाणु भार भी एक, परमाणु क्रमांक भी एक है, ये होता है NS1 पे समाप्त। हाइड्रोजन के बाद लिथियम परमाणु भार 6 है इसका, यह भी NS1 पे ही खत्म होगा। तो जितने भी सदस्य हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हर सदस्य NS1 पे ही समाप्त होगा। तो इस तरीके से ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम इनकी परमाणुवीय त्रिज्या देखें। परमाणुवीय त्रिज्या, पहले ये बता दूं कि परमाणुवीय त्रिज्या किसे कहते हैं। नाभिक के केंद्र से लेकर के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों तक की जो दूरी होती है वह कहलाती है परमाणुवीय त्रिज्या। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि परमाणु भार बढ़ रहा है, परमाणु भार बढ़ने के कारण इसकी परमाणुवीय त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। तो ये वर्ग की विशेषता हो गई। हम बहुत सारे और भी गुण देख सकते हैं, जैसे घनत्व। शुरू के सदस्यों का घनत्व कम होता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इनका घनत्व धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो भौतिक और रासायनिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। रासायनिक गुण, चूंकि बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, अतः रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। कुछ अधिक क्रियाशील हैं, कुछ थोड़ा कम क्रियाशील हैं, लेकिन फिर भी क्रियाएं लगभग समान होती हैं। तो ये तो रासायनिक गुण हुआ। भौतिक गुण, भौतिक गुणों में इनका घनत्व अभी मैंने बताया, गलनांक, क्वथनांक, ये भी धीरे धीरे कम या अधिक होते जाता है। हम हर सदस्य के लिए देख सकते हैं, केवल प्रथम समूह नहीं, हम हर वर्ग के लिए यहाँ पे देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण धीरे धीरे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। विशेषताएं अभी हमने पढ़ी। इसके पश्चात मैंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता। तो ये विशेषताएं हो गया। विशेषताओं के पश्चात उपयोगिता। दूसरा उपयोगिता। जैसे कि हमको पता है बहुत अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है और इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित भी किया गया है। अब ये जो तत्व हैं, ये तत्वों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें बहुत सुविधा होती है। एक समूह के तत्वों का अध्ययन करने में गुण लगभग समान होते हैं। आवर्त का अध्ययन कर रहे हैं तो बाएं से दाएं जाने में या तो
वृद्धि होती है या कमी होती है। तो इस तरीके से हमने देखा इसकी विशेषताएं। आप पढ़ रहे हैं उपयोगिता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली उपयोगिता है तत्वों के अध्ययन में सहायता। मेंडलीफ ने बताया कि एक वर्ग के तत्व हों या एक आवर्त के तत्व हों, इनमें हमें क्रमिकता देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी उपयोगिता इसकी है कि हमको अध्ययन करने में बहुत सुविधा हुई। अध्ययन करने में कैसे सुविधा हुई? जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रथम समूह के सदस्य हम पढ़ रहे हैं, हमें मालूम है धीरे धीरे परमाणु भार बढ़ेगा तो उनकी त्रिज्या भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगर एक किसी भी समूह का सदस्य प्रबल क्षार है तो उस समय समूह के सभी सदस्य प्रबल क्षार होंगे। अगर कोई समूह के सदस्य अम्लता प्रदर्शित कर रहे हैं, सभी समूह के सदस्य, उस समूह के सारे सदस्य अम्लता प्रदर्शित करेंगे। कोई समूह के सदस्य यदि मान लीजिए किसी भी पदार्थ के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो सारे पदार्थ उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। तो ये तो हो गया तत्वों के अध्ययन करने में सहायता। तो उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि अगर कोई पदार्थ है और हमको उसका अध्ययन करना है, वो जैसे हमको दे दिया पोटेशियम, हमें ये मालूम है कि पोटेशियम प्रथम समूह का सदस्य है, तो हम उस समूह के सारे सदस्यों के गुणों के बारे में अगर जानते हैं तो हम, जैसे हम सोडियम के गुण जान रहे हैं, तो हम उसी के आधार पे पोटेशियम के गुण का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तत्वों के अध्ययन करने में सहायता मिलती है। ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता का दूसरी उपयोगिता होगी नए तत्वों की खोज में सहायता। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा कई नए तत्वों की खोज में भी हमें सहायता मिली है। किस तरीके से सहायता मिली? मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया था। अब मान लीजिए उस समय कोई एक तत्व था जिसका परमाणु भार 23 था, उसने इसे क्रम से रख दिया। उसके पश्चात 25 परमाणु भार वाले तत्व की खोज हुई। तो चूंकि यहाँ पे 24 परमाणु भार वाले तत्व नहीं है तो उन्होंने उस कॉलम को, उस खंड को खाली छोड़ दिया था, ये कह करके कि यह तत्व प्रकृति में उपस्थित होगा और इसकी अभी खोज नहीं हुई है, आगे खोज की जा सकती है। तो बाद में फिर परमाणु भार 24 वाले तत्व की भी खोज हुई। इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारे खाली स्थान थे जिन्हें ये कह करके छोड़ा गया था कि उसका परमाणु भार वाला तत्व ज्ञात नहीं है, और बाद में उस तत्व की खोज भी की गई। तो इस तरीके से मेंडलीफ की आवर्त सारणी में नए तत्वों की खोज में भी हमको सहायता प्राप्त हुई है। इसके पश्चात परमाणु भार ज्ञात करने के लिए कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनके परमाणु भार हमें ज्ञात नहीं थे या जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो उसका वास्तविक परमाणु भार ज्ञात करने में भी सहायता प्राप्त हुई थी। तीसरा पॉइंट है तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करना।
वे तत्व जिनके परमाणु भार उस समय या तो ठीक से ज्ञात नहीं थे या जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने के लिए उन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ का परमाणु भार तत्व की संयोजकता और तुल्यांक भार के गुणनफल के बराबर होता है। तत्व का परमाणु भार तुल्यांक भार और संयोजकता के भार के बराबर होता है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं अगर हम मान लीजिए कोई एक तत्व ले रहे हैं जिसका परमाणु भार हमको ज्ञात नहीं है, तो उसका परमाणु भार हमको ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, उसका तुल्यांक भार लेंगे। एग्जाम्पल के लिए बेरिलियम, बेरिलियम का तुल्यांक भार 4.5 है और उसकी संयोजकता पहले 3 संयोजी तत्व के रूप में इसे जाना गया था और ये देखा कि इसका परमाणु भार आएगा 13.5, लेकिन बेरिलियम का परमाणु भार 13.5 नहीं आता है, बेरिलियम का परमाणु भार है 9। तो ये कहा गया कि ये त्रिसंयोजी नहीं होकर के द्विसंयोजी तत्व है। बेरिलियम का तुल्यांक भार 4.5 है और इसका हम संयोजकता त्रिसंयोजी के बदले द्विसंयोजी माने हैं। 2 संयोजकता से अगर हम गुणा करते हैं तो इसका भार आता है 9। बेरिलियम का परमाणु भार 9 होता है। इस तरीके से जो कंफ्यूजन वाले तत्व थे जिनका परमाणु भार थोड़ा कंफ्यूजिंग था, उनको हम परमाणु भार ज्ञात कर सक रहे थे इस सूत्र के आधार पे। इसके पश्चात कुछ ऐसे पदार्थ भी थे जिनके बारे में नए तत्वों के बारे में जैसे हमको ज्ञात हो गया था, लेकिन उनका परमाणु भार संदिग्ध था, उसके बारे में भी ज्ञात किया जा सका था। जैसे उदाहरण के लिए हम ये देखें कि बेरिलियम को लिथियम और बोरान के बीच में रखा गया है। तो इस तरीके से जो पदार्थ थे संदिग्ध परमाणु भार वाले पदार्थ थे, उनका परमाणु भार को ठीक करने में भी सहायता मिली थी। तो ये हो गया इसकी उपयोगिता, या हम इसको बोलें कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या महत्व, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिता या मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व, किन किन चीजों के बारे में हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। एक बार पुनः इसको रिवाइज करती हूँ। उपयोगिता या महत्व में पहला है तत्वों के अध्ययन में सहायता। अगर हमें एक आवर्त या एक वर्ग के तत्व के बारे में ज्ञात है तो हम उस समूह के या उस आवर्त के सभी सदस्यों का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अपन पढ़ चुके हैं कि बाएं से दाएं चलने पर धात्विक गुण कम होते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते जाते हैं। बाएं से दाएं चलने पर क्षारीयता कम होती जाती है और अम्लीयता धीरे धीरे बढ़ती जाती है, संयोजकता धीरे धीरे बढ़ती जाती है। पदार्थ धनात्मक है। प्रथम समूह के सदस्य को अगर हम देखें तो सारे सदस्य, प्रथम वर्ग के सारे सदस्य धनात्मक होते हैं, क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे वो आसानी से त्याग देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करके वे क्या करेंगे, धनात्मक आयन का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से हमें तत्वों के अध्ययन करने में सहायता मिली और फिर नए तत्वों की खोज में। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कई जगह खाली स्थान छोड़ रखा था। खाली स्थान क्यों छोड़ा था? क्योंकि उस समय उन तत्वों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि 23 परमाणु भार ज्ञात है,
उसके बाद 25 परमाणु भार वाला तत्व ज्ञात है, बीच का खंड खाली छोड़ा गया था जिसे बाद में खोज करके भरा गया। अब ये केवल 23 और 25 वाली बात नहीं है, किसी भी तत्व का खोज इसी तरीके से की गई थी। अगर हमें मान लीजिए निकिल 58.6 परमाणु भार है, ये ज्ञात नहीं था और हमें कोबाल्ट और कॉपर ज्ञात है, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में खाली स्थान छोड़ दिया गया था, जिससे कि बाद में इस तत्व की खोज करके उस स्थान को भरा गया। तत्वों के परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता, तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए तुल्यांक भार और संयोजकता से जब गुणा किया जाता है तो हमें तत्व का सही परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। इसके बाद संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करना, ये चौथा पॉइंट था। संदिग्ध परमाणु भार को ठीक करना। कोई तत्व मान लीजिए उसका परमाणु भार कंफर्म नहीं है कि वह कितना होगा, तो उसको ज्ञात करने में भी इस मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल, मैंडलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा सहायता मिली है। तो ये हो गया उपयोगिता या महत्व। अब इसके पश्चात पढ़ेंगे हम मैंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। मैंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष या कमी। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में बहुत सारी उपयोगिता पढ़ चुके हैं, विशेषताएं पढ़ चुके हैं, उसका महत्व हम जानते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण और इतना उपयोगी होते हुए भी मैंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष भी थे, कुछ कमियां भी थी, जिसमें सबसे पहली कमी है हाइड्रोजन का स्थान। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमें ये पता है कि इधर जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे तत्व अधातु हैं। इधर सारे तत्व धातु हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन अधातु है, बाकी सारे सदस्य ये सब धातु हैं। तो हाइड्रोजन की जो स्थिति है, हाइड्रोजन का जो स्थान है, यह यहाँ प्रथम समूह के, प्रथम आवर्त के जगह पे रखना विवादास्पद था, क्योंकि सभी सदस्य मैंने जैसे बताया धातु है, केवल हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अधातु है। तो क्या इसे इस स्थान पे रखना उचित होगा? यह एक टास्क का विषय था और अगर हम मैंडलीफ ने इस हाइड्रोजन को यहाँ रखा है तो इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए। क्यों मैंडलीफ ने हाइड्रोजन को प्रथम समूह में रखा है? जैसा कि पता है इसका स्थान ये अधातु होते हुए भी अगर हम इसका परमाणु भार देखें तो NS1 पे खत्म होता है। बाकी सभी सदस्य इस समूह के, इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो NS1 पे ही खत्म हो रहे हैं, अर्थात बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः इसे इस स्थान पे रखा जाना उचित होगा। लेकिन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे भी सकता है, और अगर दे देगा तो ऋण आवेशित बन जाएगा।
इस तरह से इसे 7वें समूह में, 7वें वर्ग में भी रखा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋणावेशित बन जाएगा और इसीलिए इसे 7वें वर्ग में रखा जा सकता है। यह चौथे समूह में भी रखा जा सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन अर्ध पूरित कक्ष है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है एक कक्ष के लिए, और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है अतः यह अर्धपूरित है, तो इसे चौथे समूह में भी रखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान जो है ये विवादास्पद हो गया। चूंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इन सभी तत्वों के समान प्रबल अपचायी होता है, प्रबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है, तो इसे इस स्थान पर रखा जाना सही है। प्रथम समूह के स्थान पर रखा जाना इसीलिए सही है, लेकिन यह एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और एक इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण भी कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जैसे 7वें समूह में, 7वें वर्ग में हमने ये देखा कि बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर सकते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। 7वें वर्ग के जो भी सदस्य हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर सकते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और अपना अष्टक पूर्ण कर सकता है। अर्धपूरित कक्ष चौथे समूह के जो सदस्य हैं, जैसे कार्बन, कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अतः यह कक्ष अर्धपूरित कक्ष कहलाता है। वैसे ही हाइड्रोजन भी अर्धपूरित कक्ष है और यह चौथे समूह के सदस्यों के समान सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो इसे प्रथम समूह में, 7वें समूह में या फिर चौथे समूह में, इन तीनों में से किस स्थान पे रखा जाए, यह एक विवाद का विषय है। इसके पश्चात हाइड्रोजन का स्थान के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी भारी तत्वों का। भारी जो तत्व है उनको पहले रख दिया गया है हल्के तत्वों से, जैसे पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.1। पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39.1। इसे बाद में रखा गया है। आर्गन का जो परमाणु भार है वो 39.9 है, इसे पहले रख दिया गया है। तो दूसरा हो गया हाइड्रोजन के स्थान के पश्चात। दूसरा आता है भारी तत्वों को हल्के तत्वों के पहले रखा जाना। हाइड्रोजन का स्थान देख ले। इसके पश्चात भारी तत्वों को पहले रखा गया है, हल्के तत्वों को बाद में रखा गया है। जैसे आर्गन 39.9 है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आर्गन 39.9 है, 9 है, उसे पहले रखा गया है। पोटेशियम 39.1 है, इसे बाद में रखा गया है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ कमियां हैं और इस कमी में दूसरी कमी है भारी तत्वों को पहले रखना, हल्के तत्वों को उसके बाद रखना। इसी का अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। भारी तत्वों को पहले रखा गया है, हल्के तत्वों को बाद में रखा गया है। उदाहरण हो गया थोरियम 232 और प्रोटेक्टेनियम 231। नियमतः
231, चूंकि इसका परमाणु भार थोरियम से कम है अतः इसे पहले रखा जाना चाहिए था, लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इसे बाद में रख दिया गया है और थोरियम को पहले रख दिया गया है। तो ये हो गया भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा जाना। धन्यवाद।